नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान जो 11th का है, एग्रीकल्चरल फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी, उसका जो है हम लोग वेब जो आपका चौथा यूनिट है तरंग, उसको लगातार हम आप लोगों को कंप्लीट करा रहे हैं। उसका एक लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुका है। आज हम वेब का जो दूसरा पार्ट 2 है, दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। आज जो है आपका बचा हुआ जो तरंग का चैप्टर है उसको आज हम यूनिट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वेव का इक्वेशन देखिए क्या होता है। तो पहला यहाँ पर y इक्वल टू ए साइन, इसमें WT माइनस के एक्स होगा, या इसी को बोल सकते हैं y इक्वल टू ए साइन। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं WT प्लस के एक्स, तो इस फॉर्मूलाज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपके न्यूमेरिकल आते हैं, जहाँ ए क्या है, ए है आपका आयाम, और ये जो ओमेगा इसको बोलते हैं, ये आपका कोणीय वेग, सदिश वेग जो आयाम होगा। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपान आई होगा, इसको 2 पाई एन भी बोल सकते हैं। ठीक है, के इक्वल टू संचरण नियतांक है, के इक्वल टू 2 पाई अपान यहाँ पे लैम्डा होगा, वाई आपका विस्थापन है और एक्स यहाँ पर दूरी है। ठीक है, तरंग के वेग का सूत्र क्या होगा देखिए। तो यहाँ पर तरंग के वेग का जो सूत्र है वो होगा v इक्वल टू एन लेमडा इक्वल टू लेमडा अपान टी इक्वल टू ओमेगा अपान के। ठीक है, तो ओमेगा अपान के इक्वल टू आपका होगा 2 पाई एन लेमडा, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, ओमेगा अपान के इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, यहाँ पे v इक्वल टू ओमेगा अपान के हो जाएगा फॉर्मूले में। व्यतिकरण जिसको हस्तक्षेप, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस इंग्लिश में। इसके बारे में देखेंगे क्या होता है। देखिए, ये व्यतिकरण पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, हमें हर बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर दो तरंगों के अध्यारोपण का परिणाम, बस एक लाइन की परिभाषा, दो तरंगों के अध्यारोपण का परिणाम व्यतिकरण कहलाता है। व्यतिकरण तरंग की एक घटना है। व्यतिकरण की घटना घटित होती है सभी तरंगों में। थोड़ा जा, हाँ 1 सेकेंड। जो व्यतिकरण की घटना है वो सभी तरंगों में घटित होती है। ठीक है, ट्रांसवर्स हो या कोई भी तरंग हो, सभी में आपकी व्यतिकरण की घटना घटित होती है। ठीक है, फिर व्यतिकरण के बारे में कुछ और चीज़ें देखिए, एक और परिभाषा आप इसकी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर, जब समान आवृत्तियों जो फ्रीक्वेंसी है वो समान हो, तो उसके दो तरंगों किसी, देखिए यहाँ पर क्या है, जब समान आवृत्तियों की दो तरंगें किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम व कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम पाई जाती है। यही घटना आपकी व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस कहलाती है। इसको हस्तक्षेप भी बोलते हैं। ठीक है, परिणामी आयाम का सूत्र देखिए, तो ये आपका होता है परिणामी आयाम को जो सूत्र है वो यहाँ पर आपका होता है ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पर √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 कॉस थीटा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखिए, इसको फाई बोलते हैं, ये जो कॉस फाई होता है। ठीक है, यहाँ पर A1 आपकी पहली तरंग का आयाम है, द डायमेंशन ऑफ फर्स्ट वेव। A2 जो है दूसरी तरंग का आयाम है, और जो फाई है ये दो तरंगों के बीच का कालांतर है। ठीक है, फिर परिणामी तीव्रता का सूत्र क्या होगा, I इक्वल टू I1I2 प्लस 2 √I1I2 कॉस फाई। ठीक है, व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला है संपोषी व्यतिकरण, इसको रचनात्मक व्यतिकरण भी बोलते हैं, और इसमें तीव्रता ज़्यादा होती है इसकी। दूसरा है विनाशी व्यतिकरण, इसमें तीव्रता भी कम होती है, आयाम भी कम होता है। फिर संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता व आयाम अधिकतम होता है, विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता व आयाम न्यूनतम यानी मिनिमम होते हैं, विनाशी में मैक्सिमम होते हैं, संपोषी में। संपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के बीच का कालांतर 0 डिग्री होना चाहिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए तरंगों के बीच का कालांतर 180 डिग्री पाई होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम आयाम, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है अधिकतम आयाम का। तो देखिए, अधिकतम तो वहाँ पे मैक्स होगा, न्यूनतम वहाँ पे मिन होगा, यानी मैक्सिमम मैक्स मिनिमम। तो अधिकतम आयाम का फॉर्मूला होगा A मैक्स इक्वल टू A1 प्लस A2, और न्यूनतम आयाम का फॉर्मूला होगा A मिन यानी A मिनिमम इक्वल टू A1 प्लस A2। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पर आगे अधिकतम तीव्रता, तो A मैक्स प्रोपोर्शनल A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और न्यूनतम तीव्रता A मिन प्रोपोर्शनल A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। I मैक्स इक्वल टू आपका जो है I मैक्स अपान I मिन इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, देखिए क्या है यहाँ पर आपका, I मैक्स इक्वल टू √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और I मेन इक्वल टू √I1 माइनस I √I2 का होल स्क्वायर।
ठीक है। विवर्तन इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ये क्या होता है देखिए, पूछा जाता है, ध्वनि व प्रकाश विवर्तन तरंग का भी लक्षण है। ठीक है, ध्वनि का विवर्तन आसानी से हो जाता है, लेकिन प्रकाश का विवर्तन आसानी से नहीं हो पाता, क्योंकि ध्वनि का तरंग प्रकाश से अधिक होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, जब ध्वनि किसी परावर्तक सतह से परावर्तित होकर सुनाई पड़े तो उसे प्रतिध्वनि। ठीक है, जब कोई भी ध्वनि है वो एक परावर्तक सतह से परावर्तित होकर सुनाई पड़ रही है, रिफ्लेक्टर सरफेस से, उसको इको बोलेंगे, इसी को प्रतिध्वनि बोलते हैं। ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के बीच की दूरी कम से कम 16.5 मीटर या 17 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि का बार बार परावर्तन, देखिए अब परावर्तक सतह से परावर्तित थी उसको इको बोलते हैं, लेकिन बार बार परावर्तित हो रही है तो उसको अनुरणन या गूंज यानी रिवर्बरेशन बोलते हैं। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंग देखिए, जिसको इलेक्ट्रो, अभी तक तो हम लोग जो है यहाँ पर, अब हम देखेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग। अभी तो हम मैकेनिकल देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वह तरंग जिसके संचरण के लिए पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। जिसमें माध्यम की आवश्यकता हो उसको यांत्रिक तरंग, जिसमें नहीं होती उसको वैद्युत चुंबकीय तरंग। वैद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश द्वारा जो है वो उत्पन्न की जा सकती हैं, त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। सभी वैद्युत चुंबकीय तरंगें ध्रुवित यानी पोलराइज नहीं की जा सकती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों का यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊर्जा का बढ़ता क्रम और आवृत्ति का घटता क्रम और तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम। तो यहाँ पर देखिए, ऊर्जा जो एनर्जी है उसका बढ़ता क्रम है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब बढ़ता क्रम है, और तरंग दैर्ध्य यानी वेव लेंथ का घटता क्रम है। ये फॉर्मूला है RMI VUXG यानी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। ठीक है, यहाँ पर देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और यहाँ पर उनका तरंग दैर्ध्य है। यहाँ पर देखिए रेडियो वेव, इसका तरंग दैर्ध्य 1 मीटर से 1 लाख किलोमीटर तक है। माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग, इसका 1 मिलीमीटर से 1 मीटर। चलिए हम शुरुआत ऊपर से देखते हैं। गामा रेज, इसका है 0.1 एंगस्ट्रॉम से कम। एक्स रेज का वेव लेंथ है 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक। अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी का है 100 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम। अब विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश का है 4600 एंगस्ट्रॉम, मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम या 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। उसके बाद से इंफ्रारेड वेव या अवरक्त प्रकाश, इसका 7800 एंगस्ट्रॉम से 1 मिलीमीटर। फिर सूक्ष्म तरंग यानी माइक्रोवेव, माइक्रोवेव आपको पता है उसमें खाना वाना बनाते हैं, इसका 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक। और रेडियो वेव का हो जाएगा 1 मीटर से 1 लाख किलोमीटर तक। देखिए रिमोट जो आपका होता है टीवी का या एसी का, उसमें जो विकिरण जो रेडिएशन प्रयुक्त होता है वो अवरक्त विकिरण होता है। ठीक है, यानी इंफ्रारेड होता है। पुराने दस्तावेजों की जांच के लिए अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी का यूज करते हैं। किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि का तरंग संचरण जो है रुद्धोष्म या स्थिरोष्म प्रक्रिया है। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पर, न्यूटन के अनुसार किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगों के संचरण की घटना संपातीय होती है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि की चाल ध्वनि की तथा आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। वायु में ध्वनि का वेग निर्भर करता है तो टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर, वायु की दिशा और वेग पर। ठीक है, फिर है आपका ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है और ताप घटाने पर घटता है। आर्द्रता बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है और आर्द्रता घटाने पर घटता है। नम वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। वायु में ध्वनि के वेग का सूत्र देखिए क्या होता है, तो V इक्वल टू जो है आपका यहाँ पर जो फार्मूलाज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, YRT/M, तो ये फार्मूलाज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो आप 1 सेकेंड, यहाँ पे जो है आपका देखिए, जो यहाँ पर P है ये प्रेशर यानी दाब है, D घनत्व यानी डेंसिटी है, और ये जो फार्मूला इसको पाइसन अनुपात बोलते हैं। ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि, और T टेम्परेचर है, M मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग V0 हो तो 1 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग V इक्वल टू V0 + 0.6 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 सेकेंड, देखिए यहाँ पर प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाता है। मैक संख्या संबंधित ध्वनि से, जो मैक संख्या है, मैक नंबर है, वो साउंड से रिलेटेड है। मैक संख्या मात्राहीन व विमाहीन राशि है। ध्वनि स्रोत के वेग व ध्वनि के वेग के अनुपात को मैक संख्या बोलते हैं। मैक संख्या बराबर ध्वनि स्रोत का वेग बटे ध्वनि का वेग। ठीक है, यही होता है। जब देखिए, जब किसी वस्तु का वेग वायु में ध्वनि के वेग से अधिक हो जाता है
तो वो अपने पीछे एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है जिसे प्रघाती तरंगे कहते हैं। प्रघाती तरंगे पूछा जाता है। तो देखिए कोई भी वस्तु है इसका जो वेग है वो वायु के वेग से भी ज़्यादा है किसी भी ध्वनि का, तो वो अपने पीछे एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ेगी, वही प्रघाती तरंगे हैं। पराध्वनिक वस्तु का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है। पराध्वनिक वही वस्तु जो ऊपर यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रघाती तरंगे उत्पन्न होने के लिए वस्तु का वेग ध्वनि के वेग के अधिक से अधिक होना चाहिए। सुपरसोनिक वस्तुओं के लिए मैक संख्या का मान 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो आपका वेव था, ठीक है, लगभग हमने 11 मिनट में आपका तरंग यानी यहाँ पर ये आपका दूसरा पार्ट है, हमने जो वेव आपका कंप्लीट करा दिया है। अब आपका फिजिक्स जो है वो हमने 95% आपको कंप्लीट करा दिया। हमने आपका 50 थ्योरी में से 40 नंबर की थ्योरी का हमने काम करा दिया। आगे हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंप्लीट करेंगे, तो आपकी हम फिजिक्स की पाँचों यूनिट जो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब इस PDF के लिए ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। चूँकि हमने पिछले बार भी आपको PDF नहीं दिया था, हमने कहा था कि जब हम पार्ट 2 लाएंगे तभी आपको PDF देंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़िए, वहीं आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।